हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी 2023 के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू say one thing that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के इकोनॉमी सेक्शन का एक आर्टिकल है, ट्रैवलर्स फ्रॉम G20 कैन पे वाया यूपीआई दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ना ही केवल आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन उससे पहले कि हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल की कर्सरी रीडिंग दें, हमें ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हम इसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 रिलीज किया गया है। तो वो हमारे सामने एक डेटा लेके आया है कि भारत में 2022 के वर्ष में टोटल 8,840 करोड़ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। टोटल वैल्यू ₹126 लाख करोड़। इसमें से 52% ऑफ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यूपीआई के माध्यम से हुई हैं। तो देखिए, मतलब मोर देन हाफ। तो आप ये जानते हैं, भारत सरकार चाहती है कि यूपीआई ना ही केवल डोमेस्टिकली बहुत एक्सेप्टेबल बने बल्कि यूपीआई ग्लोबल भी हो। तो डेफिनेटली ये उसका एक, आप कह सकते हैं, स्टेप है। तो अगर मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो भारत की डिप्लोमेसी के ऑलमोस्ट हर डायमेंशन है हमारी डिप्लोमेसी का। अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशन देखें तो आपको पता है हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जैसे यूएई, ऑस्ट्रेलिया, हम सब के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हम यूके के साथ नेगोशिएट ऑलरेडी कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को। सो दैट इज एन इकोनॉमिक डायमेंशन टू आवर डिप्लोमेसी। अगर हम कल्चरल डायमेंशन की बात करें तो आप जानते हैं कि कैसे G20 में जो वेरियस मीटिंग्स हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे, तो हम अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को वहां पे हार्नेस कर रहे हैं। हम अबू धाबी में या बाकी और कंट्रीज में जहाँ पे टेम्पल्स बन रहे हैं, जिसकी इनॉग्रेशन पे एस जयशंकर जी विजिट करते हैं, वो हमारा कल्चरल डायमेंशन है, हमारा सॉफ्ट पावर है। तो एक एस्पेक्ट हो गया कल्चरल डिप्लोमेसी का। तीसरा यहाँ पे एस्पेक्ट है बेसिकली डिजिटल डिप्लोमेसी का। तो डिजिटल डिप्लोमेसी में बेसिकली ये यूपीआई वाला जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो आपको यहाँ से मिलेगा। एक और अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊं तो इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी का एक डायमेंशन है। देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिवन द फैक्ट कि इंडिया ट्राइलेटरल इनिशिएटिव्स साइन कर रही है। यूएई, फ्रांस और इंडिया ने अभी रिसेंटली कि हम बहुत सारे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स करेंगे ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 एंड COP28। तो ये जैसे 2070 में हम बेसिकली 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, तो ये ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो हम दूसरी कंट्रीज में, जैसे फिजी आइलैंड्स में हम क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मॉलडीव्स में कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली एन इन्वायरमेंटल डायमेंशन टू आवर डिप्लोमेसी। तो ये बेसिकली आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से समझना इस चीज को। अब हम देखते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पहले ही बता देती हूँ कि यूपीआई से रिलेटेड अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो वो क्या आएगा कि यूपीआई पेमेंट्स बेसिकली किस किस के लिए अलाउड है, हु ऑल कैन एक्चुअली डू यूपीआई पेमेंट्स। तो आपको ऑप्शन में अगर दिया गया है कि इंडियंस या फिर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, दूसरा ऑप्शन है एनआरआईज, तीसरा ऑप्शन है इनबाउंड ट्रेवलर्स या फॉरेन टूरिस्ट्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी 10 को भी एक सर्कुलर रिलीज किया गया था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, एनपीसीआई। तो उस सर्कुलर के माध्यम से ये बताया गया था कि जो भारतीय यानी कि जो एनआरआईज हैं, अब्रॉड रह रहे हैं, वो अब यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स उसकी भी एक कंडीशन है। अगर स्टेटमेंट से कोई आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट एक फुल फ्लेज्ड स्टेटमेंट होती है कि जो एनआरआईज हैं वो पेमेंट केवल तब कर सकते हैं जब उनके बेसिकली अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है कि वो पेमेंट सिर्फ तब कर सकते हैं जब उनके जो फॉरेन मोबाइल नंबर्स हैं वो उनके डोमेस्टिक बैंक अकाउंट से, भारतीय बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं। सो दैट इज ट्रू। ओके, तो ये बेसिकली एनआरआईज के लिए कंडीशन है, लेकिन एनआरआईज आर अलाउड टू मेक यूपीआई पेमेंट्स। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स इससे पहले क्या होता था, जनवरी 10 के सर्कुलर से पहले क्या होता था, जो आपके डोमेस्टिक बैंक्स के साथ जो डोमेस्टिक फोन नंबर्स हैं,
ओके, केवल आप उससे ही, जो एनआरआईज हैं वो केवल उसी, अगर ऐसा है देन ओनली दे कुड एक्चुअली गो अहेड विद यूपीआई पेमेंट्स. सो दैट यूज्ड टू बी द केस बिफोर जनवरी 10. तो अगर स्टेटमेंट ये है तो गलत है. ओके, कि केवल इंडियन फोन नंबर्स जो आपके डोमेस्टिक बैंक अकाउंट से लिंक है तभी एक एनआरआई बेसिकली यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं. दैट इज रॉन्ग. ओके, तो फॉरेन मोबाइल नंबर्स भी चल जाएंगे अब. तो दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आरबीआई ने वेंसडे को डिसाइड किया है टू फर्दर एक्सपैंड द स्कोप ऑफ यूपीआई बाय परमिटिंग इट्स यूज फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स टू इंडिया. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है कि अलाउ किया जा रहा है जो G20 की डेलीगेशन या G20 कंट्रीज के जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं. ऑफ कोर्स फिर इसके बाद जितने भी इनबाउंड ट्रैवलर्स होंगे वो कुछ जो फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजर्स हैं वो यूपीआई को एक्सेस करने के लिए वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, बट देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. एंड एनहांसमेंट हैज रिसेंटली बीन मेड टू प्रोवाइड यूपीआई एक्सेस टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु हैव इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स लिंक्ड टू एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स, जो बेसिकली उनके अकाउंट्स होते हैं एनआरआईज के. ओके, तो ये अभी जनवरी 10 का सर्कुलर है, ये आज की बात है. It is now proposed to permit all inbound travelers to India also to access UPI for their merchant payments, P2M payments, while they are in the country. To start with, of course, start करने के लिए हम G20 countries से start कर रहे हैं. Alright, तो ये अब देखिए हमें एक इंडियन एक्सप्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके बाद डिस्कस करना है. ये दोनों ही आर्टिकल्स आई थिंक स्टार आर्टिकल्स ऑफ द डे हैं. So, explained section of Indian Express, Microsoft Bing OpenAI and the changing future of search on the internet. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी, बिंग, ओपन एआई, बार्ड, दिस इज सो मच इनटू द न्यूज, राइट? तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ऑलराइट, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि डायरेक्टली चैट जीपीटी पे क्वेश्चन आ जाएगा या बार्ड पे क्वेश्चन आ जाएगा. आई थिंक वेरी रेयर चांसेस. कुछ आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी टेस्ट करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, जैसे हो सकता है आपसे ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए या आपसे जनरेटिव एआई के बारे में पूछा जाए. तो इस तरह की चीज़ें यू शुड बी प्रिपेयरिंग, और हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मेंस के ऑलमोस्ट हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. अगर हम GS4 की पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल चैलेंजेस पता होने चाहिए, रेसिस्ट डेटा एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें. और अगर आ जाए व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो आप ऑफ कोर्स, या फिर अगर लिखा जाए व्हाट इज द साइंस एंड इकोनॉमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप साइंस लिखने के बाद ऑफ कोर्स वाइट कॉलर जॉब्स जो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, और इस तरह की चीज़ें हैं वो डायमेंशन देंगे. तो GS4, GS3, प्रीलिम्स, तो इस तरह से आपको बहुत होलिस्टिकली इसे प्रिपेयर करना है. आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो देखिए इससे पहले कि हम इसे डिस्कस करें, ये आर्टिकल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको चैट जीपीटी और बार्ड में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप उसे सुनिएगा, फिर जब मैं डिस्कशन कर लूँगी कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको कंसाइज करके, जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसका कंसाइज करके बेसिकली आपको बताऊंगी ओके व्हाट्स एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन बार्ड एंड चैट जीपीटी. ओके, तो लेकिन खैर यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है फिर वो तो बिंग सर्च के बारे में डिस्कस करना है, जो चैट जीपीटी का भाई आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव्ड वर्जन है, ऑल्दो इट्स क्वाइट डिफरेंट, पर हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो आपको ये बात पता है कि गूगल ने अनाउंस किया है दैट वी विल बी अनवीलिंग आवर न्यू एआई चैट बॉट, जिसका नाम बार्ड है, BARD एज इट इज रिटन हियर. ओके, BARD. तो ये बात आपको पता है. दिस इज ऑफ कोर्स, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट की जो राइवलरी है, तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो ऑफ कोर्स मतलब पहले के ज़माने की जिस तरह की राइवलरी हुआ करती थी वो ज़माना गया, आज ये ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लड़ेंगे, हम बेटर. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. ओके, तो अगर हम बार्ड के बारे में देखें, गूगल के बार्ड के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इनका लैंग्वेज मॉडल क्या है बार्ड का, वो लैम्बडा है. लैम्बडा के बारे में आप जानते होंगे, व्हाट इज इट? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन. ये गूगल का खुद का एक कॉन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट है. मतलब कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जैसे आपसे बात कर रहे हैं ह्यूमंस की तरह, इस तरह का आंसर देंगे. देखिए जेनरेटिव एआई का मतलब ही ये है,
जब हमने डिस्कस किया है कितनी बार, अगर आपके प्रीलिम्स में आता है, जनरेटिव एआई का मतलब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको नॉवल, ओरिजिनल, नया कुछ ऐसा आंसर दे रहा है। ये नहीं कि कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड और लिखा हुआ है तो वही आंसर देगा। अगर आपने पूछा, जैसे कि मैंने काफी बार आपको बताया है, आई आस्क्ड चैट जीपीटी दिस क्वेश्चन, प्लीज कम अप विद अ स्टोरी वेयर हिटलर इज sympathetic and compassionate. सो इट ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप इसको किसी और तरह से लिखोगे तो हिटलर के बारे में वो रिप्लाई करने से मना कर देंगे, लेकिन मैंने उसको कंपैशनेट और सिंपैथेटिक एक स्टोरी जाननी थी, तो एक बहुत अच्छी उसने स्टोरी बना के थी। अब ऐसी कोई स्टोरी कहीं पे लिखी गई है? नहीं लिखी गई है। ऐसी कोई किसी ने लिखी है किताब? नहीं। तो ये नॉवल था, ओरिजिनल था। ओके, तो यही जनरेटिव एआई करता है। जो आपने पूछा है वो उसका आंसर देगा। ये नहीं कि घिसा पिटा कीवर्ड उसने पढ़ लिया, अच्छा इससे रिलेटेड जो मुझे पता है वो छाप दो, जो मेरे डेटा में फीड है। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरेटिव एआई होता है। वो आपको एसेज, पोएम्स, जो पोएम कभी किसी ने लिखी वो पोएम लिख के दे देगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट जनरेटिव एआई इज। लेकिन अगर बैक टू द बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो हम देख रहे थे, बार्ड का जो लैंग्वेज मॉडल है वो लैम्बडा है। ओके, जो गूगल का खुद का एक एआई चैटबॉट है। और जो चैट जीपीटी का लैंग्वेज मॉडल है दैट इज GPT-3। तो देखिए, मैं जैसे आपको अभी बता रही थी कि दोनों ही, चाहे वो चैट जीपीटी हो चाहे वो बार्ड हो, दोनों ही बेसिकली किस पे बेस्ड हैं? ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ दीज एआई बॉट्स जितने भी होते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी GPT-3 देखा, GPT-3 इज अ लैंग्वेज मॉडल ऑफ दिस चैट जीपीटी। तो उसकी अगर फुल फॉर्म आपको पता है, तो ये बात आपको पता है, उसकी फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर 3 है। जनरेटिव का मतलब आपको पता है, प्री ट्रेनिंग का मतलब आपको पता है कि उसमें डेटा फीड किया गया है, वास्ट डेटा, 2021 तक का डेटा, जो उसकी लिमिटेशन भी है चैट जीपीटी की। और ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली इट्स अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, इन द सेंस कि आपका आपका दिमाग किस उस पर फंक्शन करता है। अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा है ना, तो आप मुझे, मैंने आपको एक इनपुट दिया, तो आप मुझे एक आउटपुट देंगे, कोई एक आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का। दिस इज हाउ ह्यूमंस वर्क, दिस इज हाउ ह्यूमंस कॉन्वर्स विद ईच अदर, इजंट इट? तो एग्जैक्टली वैसे ही, एग्जैक्टली उसी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर की तरह ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी होती है। ओके, सो इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड इट इज प्राइमरली यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो वही चीज बेसिकली जो आपको जिस तरह से ह्यूमंस एक दूसरे से बात करते हैं वैसा लगेगा। ओके, तो वही ये सारी चीजें हमने देख ली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2021 तक का, तो जो सबसे बड़ा आई थिंक डिफरेंस है बार्ड और चैट जीपीटी में, वो यही है कि जो बार्ड की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट है। तो मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उनके पास, जो भी इंटरनेट में तो रोज कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो वो आंसर में वो भी इनकलकेट करके आपको देगा। जो डायनेमिज्म है वहां पे वो दिखेगा आपको बार्ड में। लेकिन चैट जीपीटी में जो उसका डेटा फीड है वो 2021 तक का है, वहां वो खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या डिस्कस किया कि बार्ड का लैंग्वेज मॉडल लैम्बडा है, चैट जीपीटी का लैंग्वेज मॉडल GPT-3 है। ओके, बार्ड का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट है, चैट जीपीटी का डेटा फीड है। और 2021 वाला हमने एक फैक्टर डिस्कस किया। और साथ ही में देखिए, लिमिटेशंस तो दोनों की हैं, है तो दोनों एआई। तो बेसिकली अगर चैट जीपीटी की लिमिटेशन ये है कि उसमें डेटा के बायसेस होंगे, जो भी ऑफ कोर्स डेटा, वास्ट डेटा सेट जो उसमें फीड किया गया है, वो आया तो लोगों की बातचीत या फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स कौन होते हैं। ऑल्दो चैट जीपीटी काफ़ी बेहतर है जो पुराने एआई चैटबॉट्स हुआ करते थे उससे। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स, तो ब्लैक पीपल कह देंगे, क्योंकि यूएस में देयर इज दिस रेसिज्म। पर ऐसा चैट जीपीटी में नहीं होता, बट स्टिल और बायसेस ऑफ डेटा होगा वहाँ पे। तो बार्ड में बायसेस ऑफ इंटरनेट होगा। अब इंटरनेट में भी तो रेसिज्म है ही, या रेसिज्म छोड़िए, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, बायसेस एग्जिस्ट करती है, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है वुमेन के अगेंस्ट, या जो भी इंटरनेट पे बातें चल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसका बायसेस दिख जाएगा। तो बायस तो कहीं ना कहीं हर एआई मॉडल हो सकता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया। अब हमें बेसिकली यहाँ देखना है, द डे आफ्टर गूगल अनाउंस्ड बार्ड इट्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। ओके, तो देखिए ये चीज हमने देखी जस्ट एक दिन बाद, जब
गूगल ने अनाउंस किया कि हम अपना एक AI चैटबॉट लेके आने वाले हैं जिसका नाम बार्ड है, विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी बेटर देन चैट जीपीटी। तो फिर बेसिकली आप जानते हैं, ऑफ कोर्स आपको ये तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है। इट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड स्टार्टअप। ओके, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल की इस अनाउंसमेंट के बाद बेसिकली अनवील किया अपने प्लान के बारे में बताया कि हम क्या करने वाले हैं। हम बिंग सर्च को इंटीग्रेट करने वाले हैं विद मोर एडवांस्ड एआई फीचर्स। ओके, जिस और इट विल बी पावर्ड बाय अ न्यू एंड बिगर लैंग्वेज लर्निंग मॉडल फ्रॉम ओपन एआई। तो वही हमारा जो पुराना बेसिकली स्टार्टअप था जिसने चैट जीपीटी बनाई, हम उसी के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल का और भी बिगर वर्जन जो चैट जीपीटी के लिए यूज किया गया उससे भी एडवांस और उससे भी ज्यादा डेटा वगैरह ये सब कुछ उसको यूज करके हम बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे हमारे बिंग रिसर्च के साथ। एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी अ बेटर बिंग सर्च, नॉट रिसर्च, बिंग सर्च वुड गेट इम्प्रूव्ड। ओके, तो ये चीज, और आपको जब हम डिस्कस कर लेंगे सब कुछ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बिंग सर्च बेटर होने वाला है कहीं ना कहीं बार्ड से। पर ऑफ कोर्स अभी तो गूगल ने भी अपनी मीटिंग रखनी है, उसमें बताना है कि क्या उनके प्लान्स हैं बार्ड को लेके। बट लेट्स सी, बेस्ड ऑन व्हाट माइक्रोसॉफ्ट शोकेस एट द इवेंट, बिंग माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्च, अगर देखिए आपसे पूछ लिया जाए, तो बड़ा बेसिक है वैसे, पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से कि बिंग इज माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्च इंजन। ठीक है, विल नाउ बी मोर कॉन्वर्सेशनल। तो वही बेसिकली क्या करने की कोशिश की जा रही है कि अभी क्या करता है बिंग सर्च ना, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो आपको उसका आंसर के रूप में आपको लिंक दे देगा। ये बड़े सारे लिंक्स हैं, इधर जाके पढ़ लो, इधर जाके पढ़ लो, आपको मिल जाएगा, ये रिसर्च पेपर है, इसका लिंक है। सो दिस इज द केस करंटली। पर इसको जब बिंग सर्च को वो एआई से इंटीग्रेट कर देंगे, एलएलएम से इंटीग्रेट कर देंगे, तो बिंग सर्च क्या होगा, कॉन्वर्सेशनल बन जाएगा, इंटरैक्टिव बन जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक अ स्मार्ट एआई असिस्टेंट। तो यही बेसिकली बिंग सर्च करने की कोशिश कर रहा है। तो हाउ इज बिंग सर्च चेंजिंग इन इट्स न्यू एवेटर? The search engine will give more conversational answers in the form of essays and summaries. Yes, it will still, ऐसा नहीं है कि वो आंसर में अब लिंक्स नहीं देगा, पर पहले वो एक आंसर देगा, एक एसे लिखेगा या फिर एक समरी देगा अपने आंसर की, उसके नीचे लिंक भी देगा जहां से उसने बनाया होगा बेसिकली आंसर, जैसे जो उसका फीड होगा उस आंसर के लिए। ओके, but will also give a summarized answer on the right, which will be based on consolidating reliable sources across the web. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अक्रॉस द वेब जो भी मतलब इस तरह के लिंक्स एग्जिस्ट करते होंगे वो देने के साथ साथ उसका आंसर भी कंसाइज फॉर्म होगा सारे इस तरह के रिसोर्सेज से। द डेमो सजेस्टेड that Bing's new chat experience will write poems and stories and even provide helpful tips। तो देखिए, अगर आप किसी नई सिटी गए हैं, आप इस्तांबुल गए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या अच्छा है, तो फिर वो आंसर कर देगा आपको। तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन है। यू वुड ऑफ कोर्स कॉल योर फ्रेंड इफ से somebody stays in Istanbul, so you would ask him, okay, where do I hang out in this particular city? So he would give you an answer exactly like that. Bing search would give you an answer for that. Okay, as of now this is a limited release, अभी तक ये एक limited release है, and users have to sign up, users को sign up करना पड़ेगा on the waiting list in order to get access। लेकिन of course जब इसे roll out किया जाएगा ये experience सबके desktop computers पे, apps पे available हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी, लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एग्जैक्टली फॉर वन बिंग सर्च विल कंटिन्यू टू शो लिंक्स। अब क्या मतलब चैट जीपीटी और बिंग सर्च में कोई डिफरेंस ही नहीं है? इज इट एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम थिंग? नॉट एग्जैक्टली, यहाँ पे आंसर है, क्योंकि बिंग सर्च अभी भी लिंक्स दिखाएगा। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि बिंग सर्च और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस होने वाला, तो डिफरेंस यही है कि जो चैट जीपीटी है वो आपको आंसर लिख के देती है, स्टोरी लिख के देगा या जो भी, लेकिन लिंक नहीं होता उसमें कोई। लेकिन बिंग सर्च में अभी भी लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, इवन ओके, सो दिस वी हैव डन, which in the weeks after its prototype launch last year was seen to have a semblance of human-like intelligence and appeared to present। देखिए, ऐसे जैसे हमने, आपको याद होगा पहली बार जिस दिन आया था उसके अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में चैट जीपीटी के बारे में एक आर्टिकल आया था जो हमने डिस्कस किया था। तो उसी दिन उसको टर्म किया गया था दैट इट इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन इन एआई।
और हुआ भी कहीं ना कहीं, because everybody has gone gaga over ChatGPT. You see endless number of videos being made on ChatGPT. Everybody is talking about it. Everybody is getting their assignments made by ChatGPT. So it has become very popular. And of course, this is exactly why Google is concerned. Okay. Alright, does not for now show links, but it would be fair to say Bing is getting a lot of help. लेकिन of course हमने देखा कि एक लिंक वाला दोनों में डिफरेंस है, चैट जीपीटी और Bing सर्च में. लेकिन ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत सारी हेल्प क्योंकि ओपन एआई ही देने वाला है Bing सर्च में भी, है ना, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेसिकली जाने वाले हैं उसके इंटीग्रेशन में एंड ऑल ऑफ दैट, जिस एग्जैक्टली उसने हेल्प किया था चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट. तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपको एक सेम्बलेंस, एक थोड़ा सा दिखेगा, सिमिलैरिटी दिखेगी चैट जीपीटी के आंसर्स में, बिंग सर्च के आंसर्स में. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉग पोस्ट नेम्स दैट LLM पावरिंग बिंग इज बिगर देन व्हाट इज बिंग. ओके, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के एक ब्लॉग पोस्ट ने बताया है कि जिस LLM को हम यूज कर रहे हैं बिंग को पावर करने के लिए, इट इज बिगर देन जो हमने चैट जीपीटी को रन करने के लिए किया था. अब ये नहीं बताया एग्जैक्टली हाउ बिग. तो इसका मतलब ये है कि जो बिंग AI चैटबॉट होने वाला है वो थोड़ा सा तो इम्प्रूव्ड वर्जन होने वाला है चैट जीपीटी का. लेकिन वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से सिमिलर दिखेंगे. दिस ऑल्सो मीन्स बिंग्स AI चैट विल हैव मोर आंसर्स एंड अ लार्जर नॉलेजेबल पूल. तो वही चीज़ चैट जीपीटी का जो बेसिकली डेटा है वो 2021 तक लिमिटेड है. नॉलेज बेसिकली नॉलेज ऑफ इवेंट्स है ना. तो लेकिन जो बिंग सर्च का है वो उससे ज़्यादा बड़ा पूल होगा. बट बिंग्स AI दैट एक्सपीरियंस चैट एक्सपीरियंस विल सर्टनली मेक इट ओके. वही चीज़, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ. एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, बिंग सर्च में फॉलो अप क्वेश्चंस भी अलाउड हैं. कि आपने पहले पूछा कि वेयर इज इस्तांबुल, ये तो एक खैर फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया. आप जैसे कि मेरी स्टोरी को ही ले लेते हैं, तो फिर मैंने अगर उसमें बोला कि मेक द स्टोरी जिसके अंदर हिटलर वुड बी एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट, तो फिर उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसका एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसको आंसर करके देगी. ठीक है, तो वैसे ही बिंग सर्च में भी अलाउ किया जाएगा. द न्यू AI फीचर्स ऑल्सो अप्लाई. ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि समझाना पड़ेगा मुझे आपको प्रोमीथियस मॉडल क्या होता है. नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स. अब देखिए चैट जीपीटी के भी आंसर्स ऐसे तो नहीं है कि एक्यूरेट है बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है. तो वही बिंग सर्च में भी है, पूरी कोशिश की जाएगी कि अच्छे आंसर्स आएँ, पर एक्यूरेसी कभी होगी, वेरी करती है. क्या पता आपके केस में जिस तरह का क्वेश्चन आपने पूछा है 90% एक्यूरेसी हो, किसी और ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो 30% भी एक्यूरेसी नहीं हो सकती. ठीक है, तो दैट वेरीज इन चैट जीपीटी. तो वही चीज़ यहाँ बिंग सर्च के समय पे भी इवेंट में उन्होंने बोला है. लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, जो चैट जीपीटी में भी बहुत अच्छी बात है, कि आप अपनी जजमेंट दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर गलत आया, तो आप उसे फ्लैग कर दोगे, अब फीडबैक दोगे दैट दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर, तो वो आंसर कभी किसी और को नहीं दिया जाएगा फिर. ठीक है, तो दैट इज अ गुड थिंग. ओके, ऑफकोर्स मतलब डिपेंड करता है कितने लोगों ने सेम फीडबैक दिया, फिर वो आंसर किसी और को नहीं दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट पोस्ट, द बिंग सर्च एक्सपीरियंस इज. एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये सेफर होगा. बिंग सर्च बेसिकली इसके लिए काफ़ी सेफ गार्ड्स लिए जा रहे हैं कि यू विल बी कीपिंग ह्यूमंस एट द सेंटर. इस तरह का सेफ्टी सिस्टम इन्होंने डिज़ाइन किया है बिंग सर्च के केस में. यू विल ट्राई टू मिटिगेट फेलियर्स, यू वुड ट्राई टू अवॉइड मिसयूज विद थिंग्स लाइक, किस तरह से कंटेंट फिल्टरिंग का इसमें मैकेनिज्म है ताकि कंटेंट फिल्टर करके आगे आपको भेजा जाए, ऑपरेशनल मॉनिटरिंग, और साथ ही में सबसे अच्छी चीज़ है अब्यूज डिटेक्शन. इस तरह के सेफ गार्ड्स बेसिकली बिंग सर्च में होंगे. दैट्स ऑल्सो द रीजन वाई द फीचर इज बीइंग रोल्ड आउट इन अ फेस्ड मैनर. इसीलिए समय लगेगा क्योंकि ये कंटेंट फिल्टरिंग, अब्यूज डिटेक्शन, इस तरह की चीज़ें ट्रेन करनी पड़ेंगी. राइट. सो विल बिंग सर्च फाइनली डिफीट गूगल. तो वही चीज़ है, ये तो खैर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं. जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल परेशान तो है कहीं ना कहीं, उन्होंने भी, उनकी भी मार्केट है, कितने सालों से वही रूल कर रहे हैं, उन्हीं का सर्च इंजन मोनोपोलिस्टिक वी मिली हुई है उन्हें, तो अभी थोड़ा बहुत तो उनको टेंशन है. बिल्कुल वही चीज़ यहाँ लिखी है. व्हेन वर्ड्स आर एक्सपंज्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्सपंजिंग जब होती है, कि कुछ अगर अनपार्लियामेंट्री चीज़ या डेरोगेटरी चीज़ या इस तरह की कोई भी एक वर्ड बोल दिया है ना, किसी भी एक MP ने पार्लियामेंट में, तो
उस तरह के वर्ड को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है। लेकिन कौन निकाल सकता है, किसके पास पावर है? तो ऑन द सोल डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर या जो भी चेयर है, बेसिकली राज्यसभा के केस में चेयरमैन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर आपके पेपर में ये शब्द लिखा है तो आपको सही मार्क करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। Portions of Congress leader Rahul Gandhi's speech delivered in Lok Sabha on Tuesday have been expunged or removed from the records of Parliament by the orders of Speaker. तो राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कुछ फ्रेजेस ऐसे बोले होंगे जिसको बेसिकली स्पीकर ने कहा कि इनको रिकॉर्ड्स में से रिमूव कर दीजिए। द एक्सपंजिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, सेंटेंसेस और पोर्शंस ऑफ स्पीच फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इज अ फेयरली रूटीन प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के साथ हुआ है तो अरे इतना गंदा क्या बोल दिया होगा इन्होंने, जो इनकी स्पीच, ये एक फेयरली रूटीन प्रोसीजर है। ऑलमोस्ट हर आई थिंक एमपी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। अगर हम बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स, नए नए शब्द ऐड होते रहते हैं रूल बुक में कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये नहीं है, ये वो वो एक रूटीन प्रोसीजर है, ओके, एंड इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द लेट डाउन रूल्स। तो रूल्स हैं प्रॉपर कि कब करना है एक्सपंज, नहीं करना, हम अभी डिस्कस करेंगे। द डिसीजन ऑन विच पार्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर टू बी एक्सपंज लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जैसे मैंने बोला कि चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो हाउस के, उनका सोल डिस्क्रिशन डिसाइड करता है कि किस शब्द को हटाना है, रिमूव करना है रिकॉर्ड में से, किस शब्द को नहीं। तो हम रूल्स देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 105 क्लॉज 2 आप पढ़ते हैं। अब आप क्यों पढ़ते हैं इसको? आप इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके समय पढ़ते हैं। आप एक और बार पढ़ते हैं आर्टिकल 105 क्लॉज 2 को। क्यों? सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, राइट? जो भी फ्लोर पे एक इंसान बोलेगा पार्लियामेंट की, वो उसके बेसिस पे कोई भी प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, वरना तो इतने भड़कीले कभी कभी भाषण हो जाते हैं उस पर। अगर जुडिशियल रिव्यू लग गया तब तो हो गया काम, हर उसको फिर पिटिशंस यही डलती रहेंगी एक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो इसीलिए लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को एक दूसरे से बेसिकली सेपरेट किया गया है। Separation of powers. This is the concept, okay? No member of parliament will be liable to any proceedings in any court in respect of anything said in parliament or any committee thereof. ये है parliamentary privilege, okay? However, MPs do, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। आपको इतनी freedom मिल गई है, you can say whatever you like inside the house. The speech of MPs is subject to discipline. आपकी speech is subject to discipline of the rules of parliament. रूल्स ऑफ पार्लियामेंट को वायलेट नहीं करती आपकी स्पीच, गुड सेंस ऑफ इट्स मेंबर्स को बेसिकली उसको वायलेट नहीं करती, एंड द कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द स्पीकर। ऑफ कोर्स स्पीकर पे भी डिपेंड करता है कि उनको सही नहीं लगा कुछ, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करती है आपकी स्पीच को। These checks ensure that MPs cannot use defamatory or indecent or undignified or unparliamentary words inside the house. तो रूल 380 और रूल 381, अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़े, वैसे रूल 380 आपको पता होना चाहिए जो एक्सपंक्शन का रूल है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। यहाँ पे लिखा है, इफ द स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन डिबेट व्हिच आर डिफेमेटरी or indecent or unparliamentary or undignified, the speaker may, while exercising discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the house. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, द पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सो एक्सपंज्ड शैल बी मार्क। और ऑफ कोर्स जो भी पोर्शन हटाया जाता है एक इंसान की स्पीच में से रिकॉर्ड में, बेसिकली उसको नीचे एस्टेरिस्क के माध्यम से हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि उसमें आपने नीचे लिखना है कि क्यों, रीजन क्या है, क्यों एक्सपंज किया। तो रीजन में यही लिखा होता है, एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर यही एक स्टेटमेंट आ गई तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, सिंस इट इज इन द न्यूज। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, अब देखिए क्या होते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। तो इतने सालों में बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड्स अनपार्लियामेंट्री इंग्लिश में, बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में बेसिकली कंपाइल किए गए हैं by various presiding officers, Speaker of Lok Sabha and Chairperson. These unparliamentary expressions are kept out of Parliament's records. अब देखिए वही चीज़, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे बोलते तो हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है प्रोसीडिंग का, हम तो देखते भी हैं पार्लियामेंट में जो भी बोली जा रही है स्पीच लाइव देखते हैं, तो उसमें तो हमें सुनाई देती है, तो उसमें सुनाई दे सकती है, पर वो जो या फिर ऑडियो क्लिप्स होती हैं जो फिर फाइनली कंपाइल किया जाता है रिकॉर्डिंग सेक्शन द्वारा,
या जो रिकॉर्ड आता है एडिटोरियल सेक्शन में, पेपर्स कंपाइल होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें ऐड नहीं होता, ठीक है। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, यानी कि एक और चीज़, ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर कहीं पे खाली छोड़ी हुई है जगह, तो वहाँ से रिमूव किया गया और वहाँ पे एस्टेरिक्स के माध्यम से बताया गया है फुट नोट में कि क्योंकि चेयर की डिसीजन ये है कि ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो रिमूव किया जाता है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप कि वहां पे कोई और शब्द भी तो लिख सकते थे ताकि स्पीच भरी भरी पूरी पूरी लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको वहां पे वो खाली रहती है जगह रिकॉर्ड में। तो ये एक चीज है जो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, और थैंक्स टू इंडियन एक्सप्रेस दे कम अप विद दिस। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज ब्रॉट आउट अ बल्की वॉल्यूम। वही चीज लोकसभा सेक्रेटेरिएट ये सब कुछ काम संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इस तरह का जो भी होता है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये सेक्रेटेरिएट संभालते हैं। उनके पास काफ़ी अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस की एक बल्कि वॉल्यूम है, ठीक है, जिसमें वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जिसे रूड या ऑफेंसिव माना जा सकता है मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में, ओके। डिपेंडिंग अपॉन रूलिंग्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस ऐड होते रहते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी सेम, अगर एक स्टेटमेंट ये आती है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी सेम बुक ऑफ अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं। यस, दैट्स ट्रू मेनली। Okay, hurts the decorum or dignity of the house, the head of reporting section। जो रिपोर्टिंग सेक्शन के हेड होते हैं सेक्रेटेरिएट में, वो बेसिकली स्पीकर को भेजते हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि इस रेलेवेंट रूल के हिसाब से, और बेसिकली आप प्लीज़ इन तरह के वर्ड्स को एक्सपंज करने के बारे में बताइए, हमारी ये रिकमेंडेशन है, ये वर्ड्स एक्सपंज हो जाने चाहिए। फिर स्पीकर डिसाइड करते हैं, और राइट, इन्हें हम इस वर्ड को हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर दोबारा रिपोर्टिंग सेक्शन के पास आता है, तो फिर वो इसको बेसिकली रिमूव कर देते हैं उन वर्ड्स को रिकॉर्ड से, और फिर वहाँ पे एस्टेरिस्क लगा के मेंशन कर देते हो। स्टार देखते हैं ना आप, ठीक है, बजट पढ़ते हैं तो उसमें भी वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द सेशन अ कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड्स अलोंग विद रीजंस इज सेंट टू द स्पीकर्स ऑफिस, सांसद टीवी एंड एडिटोरियल सर्विस फॉर इंफॉर्मेशन। द कॉन्टेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात क्या है ना, कोई एक शब्द बुरा नहीं हो सकता, पूरा शब्द तो बुरा नहीं हो सकता, ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में उसे बोला गया है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर एक स्टेटमेंट ये है दैट इट इज कॉन्टेक्सचुअल, इट इज ट्रू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है गोडसे, नथुराम गोडसे की बात हो रही है, जिसको पहली बार 1958 में यूज किया गया, जब एक मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को नथुराम गोडसे से इक्वेट किया, कंपेयर किया, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे, और फिर ऑफ कोर्स इसको एक्सपंज किया गया, ठीक है, 1958 में, क्योंकि आपने एक इंसान जिसने मारा, ऑफ कोर्स हम उसको नथुराम गोडसे को हमारे जो बेसिकली फादर ऑफ द नेशन के किलर ही मानते हैं, तो वो गलत कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर इस वर्ड को एक्सपांड कर दिया गया, व्हेन नेहरू वाज कंपेयर टू गोडसे। फिर 1962 में एक और मेंबर ने गोडसे को कंपेयर किया स्वामी विवेकानंद से, तो फिर ऑफ कोर्स इसको दोबारा एक्सपांड किया गया, ओके। लेकिन ये कॉन्टेक्सचुअल है, यानी कि गोडसे शब्द बुरा नहीं हो गया, उसको कैसे यूज कर रहे हैं आप वो बुरा। इन द सेंस मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय गोडसे, यू कैन से दैट, वो एक्सपांज नहीं किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। आफ्टर द एक्सपांशन, वही ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि टीवी पे आप भले ही देखें पर रिकॉर्ड में नहीं होता इंक्लूड, ओके। काउंटिंग हर वर्क, देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एडिटोरियल हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑगमेंटेड लेबर फोर्स के बारे में बात की थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट दैट टर्म हियर बट अनएबल टू, मे बी आपको यहाँ पे दिख रहा हो कहीं लिखा हुआ, ओके, ऑगमेंटेड फीमेल LFPR, ठीक है। तो इसका अगर ये टर्म आपके प्रीलिम्स में लिखी गई है और आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का बेसिकली यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो फिर आपको लगेगा ऑगमेंटेड मतलब होता होगा शायद पोल बढ़ा देते होंगे LFPR का, ज़्यादा लोग सर्वे करते होंगे मे बी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो कुछ ऑगमेंटेड से तो समझ आ रहा है, कुछ बढ़ाना, पूल को बढ़ाना, उसको इंक्लूसिव, कुछ तो इस तरह का एक्सटेंशन ऑगमेंटेड वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है। तो बाकी हम देख लेते हैं इसका मतलब है क्या।
देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें दोनों ही लोग जो काम कर रहे होते हैं यानी कि एम्प्लॉयड, और जो काम सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, करने की इच्छा भी रखते हैं और कैपेबिलिटी भी रखते हैं, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करें तो LFPR में से जब आप एम्प्लॉयड लोगों को माइनस कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि LFPR बहुत कम है, LFPR बहुत कम है विमेन के केस में, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी लो कंपेयर टू, सो जेंडर पैरिटी यहाँ पे बहुत बार हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि कुछ डिस्कशंस जो हम आए दिन सुनते हैं कि फीमेल LFPR बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है भारत में, विमेन आर नाइदर सीकिंग वर्क, दे आर नाइदर नॉर एम्प्लॉयड, इस तरह की बातें। तो और ऑफ कोर्स इंडिया गेट्स इनटू बैड लाइट फॉर दैट रीजन। और कहीं ना कहीं तो देखिए सच भी है, कहीं ना कहीं क्या, ये तो एक, इसमें कोई कॉन्टेस्ट वाली बात है ही नहीं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत में कम है, ठीक है, लेकिन कितना कम है वो मैटर करता है। ओके, तो वो बेसिकली विवेक देबरॉय जी ने यहाँ पे लिखा है। आई थिंक यू ऑल नो हिम, वेल नोन इकोनॉमिस्ट। ओके, तो इसीलिए बेसिकली मैंने इस आर्टिकल को चूज किया है। और ऑगमेंटेड LFPR मुझे लगता है आपको पता भी होना चाहिए। ओके, तो पहला होता है कि क्वेश्चन जो रोज हम सुनते हैं कि क्यों इतना इंडिया के केस में LFPR इतना कम क्यों है। बाकी अगर डेवलप्ड कंट्रीज छोड़िए, हम बहुत सारी ईस्ट एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो उससे भी कम है भारत में LFPR। सेकंड क्वेश्चन जो उठता है कि क्यों जो फीमेल LFPR है वो डिक्लाइन होती जा रही है कुछ सालों से। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि अच्छा डिक्लाइन हो रही है तो रीजंस क्या है, क्यों डिक्लाइन हो रही है, तो बहुत बार ये रीजन कोट किया जाता है कि कल्चरल टैबू एंड ऑल ऑफ दैट। फिर एक पॉजिटिव रीजन भी है, बिकॉज women आर नाउ स्टडिंग मोर, दे आर गोइंग इनटू हायर एजुकेशन मोर, एंड हेंस अपनी जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक दे डू नॉट टेक अप जॉब्स, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। पर एक कल्चरल जो स्टिग्मेटाइजिंग एंड ये सब वगैरह टैबू वगैरह वाली चीज भी है, ये रीजंस कोट किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन उठता है, डू दीज आंसर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टेट, क्या LFPR कम होने के रीजंस बेसिकली विमेन के स्टेट टू स्टेट, अर्बन रूरल, इस तरह से वेरी कर जाते हैं, सेक्टर टू सेक्टर, सोसाइटी टू सोसाइटी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, टू द एक्सटेंट देयर इज अ जेंडर गैप इन LFPR, क्या ये ओवर टाइम इंक्रीज हुआ है। अब देखिए ये बात तो हर कोई जानता है, जब एक कंट्री डेवलप करती है तो बोथ मेल और फीमेल LFPR शुड गो हाई, शुड गो अप। ये तो एक सिंपल बात है, इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे एक देश प्रोग्रेस करता है लोग और काम करते हैं। ओके, or especially women के case में, because you're breaking those shackles, you're breaking those barriers, and you're progressing as a nation. So of course you would see more women as CEOs, as startup owners, and all that. That proposition is axiomatic and there can be no debate about it. वही चीज, इसमें कोई debate वाली बात ही नहीं है। For instance, in 2015 McKinsey Global Institute, very important, 2015 की ये बेसिकली रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। McKinsey Global Institute, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड इवन कोट इट, द पावर ऑफ पैरिटी एडवांसिंग विमेन्स इक्वालिटी इन इंडिया। क्योंकि भारत का जो पोटेंशियल GDP है वो इसी ने पहली बार हमें भी उजागर किया था। ऑल्दो हमें बहुत उससे पहले भी जो रिसर्चर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, दे वुड से दिस क्वाइट ऑफन, बट मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, बाहर का एक इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और फिर हमको हमारे पोटेंशियल के बारे में अवगत करवाया। ऑल्दो हमें पता है वही चीज़ लेकिन ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में उसके बाद से बात होने लगी। तो इनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि अगर हम जेंडर पैरिटी अटेन कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट में तो हम ऐड ऑन करेंगे अपनी GDP में $700 बिलियन इन 2025। ओके, और साथ ही में हमारी जो एनुअल GDP है वो ग्रो कर जाएगी बाय 1.4%। जितनी ग्रो कर रही है उससे और ऐड कर दीजिए उसमें 1.4%, विच इज़ ह्यूज। ओके, तो ये बेसिकली जेंडर पैरिटी से आएगा। तो कॉमन नैरेटिव ऑफ इंडियन वुमेन्स लो LFPR मिसेज, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है और बहुत एप्टली कहता है, वन शुड पे अटेंशन टू इट। और ये इस तरह का एडिटोरियल में भी, उस एडिटोरियल को पढ़ के, इकोनॉमिक सर्वे देखिए पूरे साल काम होता है इकोनॉमिक सर्वे पे। जब हम कह रहे हैं कि 2022-2023 का डेटा है, उसके अंदर ट्रेंड्स हैं, क्या हुआ पिछले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में, इधर उधर, है ना तो फिर वो एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं। निर्मला सीतारमन जी रीड्स न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस एवरी। अब देखिए कुछ अगर आपको पॉलिटिक्स में भी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए, आप सब कुछ तो नहीं पता लग सकता
तो कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ के पता लगती हैं. सो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स, दे रीड न्यूज़पेपर्स. सो एडिटोरियल्स आर रेड. द हिंदू का एक एडिटोरियल था वो, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि, और वही इकोनॉमिक सर्वे ने सेम भाषा यूज की है. इसीलिए आई रिमेंबर क्वाइट विविडली द कॉमन नैरेटिव ऑफ इंडियन वुमेन्स लो एफपीआर मिसेस द रियलिटी ऑफ वर्किंग फीमेल इंटीग्रल टू द इकोनॉमी ऑफ हाउस होल्ड एंड द कंट्री. यानी कि देखिए, पहली बात तो इकोनॉमी क्या होता है. अगर से आपको एक वुमन है और वो घर के लोगों के लिए स्वेटर सिलती हैं जब भी विंटर्स आते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बड़ों की स्वेटर्स हो, तो उसको इकोनॉमी में क्यों नहीं गिना जाता, या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि आप सोच के देखिए इस तरीके से, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. क्योंकि वो स्वेटर अगर वो वुमन नहीं सिलती सबके लिए, तो कहीं से आप बाहर से खरीद के लाते ना, और बाहर से खरीद के लाते तो उसको पेमेंट करते, और वो इकोनॉमी गिनी जाती उनके लिए और देश के लिए भी, वो जीडीपी में ऐड होता. लेकिन ये जीडीपी में क्यों ऐड ही नहीं हो रहा? क्योंकि पहन तो आप वही रहे हैं ना जो आप कहीं और से खरीद के पहनते हैं. आई होप यू एबल टू थिंक अबाउट इट इन द वे आई एम टेलिंग यू. तो वही चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सोफिस्टिकेट लैंग्वेज में बोली गई है और विदाउट एग्जाम्पल बोली गई है. मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू द सर्वे डिजाइन एंड कंटेंट कैन मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू फाइनल एलएफ. तो अगर हमें फाइनल एलएफपीआर एस्टिमेट्स चाहिए, तो इस तरह का हाउस होल्ड वर्क या इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फीमेल्स का, वो अगर हम इंक्लूड करना शुरू करें तो एलएफपीआर वुड डेफिनेटली गो अप. ओके, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है. Here 3 main measurements issued have been highlighted. ओके, ओवरली ब्रॉड कैटेगरीज, बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं. आप इसमें फिट हुए तो हुए आप लेबर फोर्स में, नहीं तो आप आउट हैं, आउट ऑफ लेबर फोर्स. ये मतलब बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है. रिलायंस ऑन अ सिंगल क्वेश्चन टू कैटेगराइज लेबर फोर्स स्टेटस एंड द नैरो अप्रोच ऑफ लिमिटिंग प्रोडक्टिव वर्क टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. नो वन इज क्वेश्चनिंग द इशू ऑफ अ लो फीमेल एफपीआर और द जेंडर डिवाइड. इंस्टेड द क्वेश्चन इज, वही चीज़ है अगेन जो चीज़ मैंने शुरुआत में बोली, लो है एलएफपीआर, हम भी नहीं कह रहे, पर कितना लो है? उतना लो नहीं है जितना अभी भारत का खुद ही का डेटा दिखा रहा है. और यही चीज़ विवेक देब्रॉय एंड में भी कहते हैं कि देखिए, अगर हमारी जो मॉस्पी है, स्टेटिस्टिक्स जो मिनिस्ट्री है, या एलएफपीआर ही अगर हम ढंग से खुद ही कैलकुलेट ढंग से नहीं कर रहे, तो फिर हम बाहर वालों को क्यों कहते हैं जब वो हमारे देश को कहते हैं कि आप में एलएफपीआर लो है? हम नहीं कह सकते ना, वी कांट डू दैट. ये विवेक देब्रॉय जी ने बात कही है. तो पहले कहीं ना कहीं सुधार उस तरह की जो आप डेटा कलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में, या क्या आपका मॉडल है डेटा कलेक्शन का, वहाँ चेंज लाइए. द अंडर काउंट ड्यू टू अनपेड डोमेस्टिक वर्क इज एज ओल्ड एज द हिल्स. तो सदियों पुरानी बात है, कोई नई बात तो है नहीं. एवरी अंडर ग्रेड इकोनॉमिक्स text will mention it, but the point being made in the survey is beyond this unpaid domestic work issue. तो इकोनॉमिक सर्वे ने इससे भी ऊपर बढ़ के कुछ बात कही है. use of overly broad categories, जहाँ पे you are clubbing productive work, collection of firewood, poultry farming with domestic duties, which okay can one see shift. वही चीज़ आपने इतनी broad category रखी हुई है कि इस तरह के काम भी जो productive हैं और जो बिल्कुल ही domestic duty हैं, जिसमें for example मे बी कोई ऐसे थोड़ा बहुत काम करना घर का, आपने उसको क्लब कर दिया हुआ है. फायरवुड कलेक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें तो मेहनत जाती है, प्रॉपर मेहनत तो खैर उसमें भी जाती है, पर आई एम जस्ट टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. लेकिन आप इतनी ब्रॉड कैटेगरी कि चाहे पोल्ट्री फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर संभालना, ये जो प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड वर्क है, उसको आप क्लब कर रहे हैं डोमेस्टिक जो बेसिक ड्यूटीज हैं उसके साथ. क्या मतलब? और इसमें इन दोनों में अगर आप आते हैं तो फिर आउट ऑफ लेबर फोर्स कैटेगरी हो जाते हैं आप. ओके, अकॉर्डिंगली द सर्वे recomputes female LFPR with a better definition. तो इसीलिए सर्वे ने कहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने, कि देखिए फीमेल LFPR ऐसा होना चाहिए जिसे हम ऑगमेंटेड फीमेल LFPR कहते हैं. क्योंकि जो आप बेसिकली यहाँ पे हमने जो कैटेगरीज देखी, अगर आप इनको इंक्लूड कर देंगे एलएफपीआर में, इस पे भी डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे, अच्छा कितनी फीमेल पोल्ट्री फार्मिंग में एंगेज्ड है, कितनी फीमेल आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ वर्क, जो अभी तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं गिन रहे थे. ओके, तो फिर आपका LFPR वुड डेफिनेटली गो अप. ओके, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है जिसे हम ऑगमेंटेड फीमेल LFPR कहते हैं. तो ये होगी बेसिकली 46.2% फॉर फिनेंशियल ईयर 2021 फॉर एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव. जो बेसिकली LFPR का डेटा हमें क्या बताता है, 32.5%. अगर हम कॉन्वेंशनल डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो सर्वे कहता है कि 46.2% हो जाएगा 2021 के लिए, लेकिन LFPR का डेटा 32.5 बताता है. ठीक है,
अ सिमिलर अटेम्प्ट वाज, तो ऐसा नहीं है कि सर्वे पहली बार ये कुछ अटेम्प्ट कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने भी एक रिसर्च पेपर निकाला था 2014 में। उन्होंने भी बोला था जो फीमेल LFPR है भारत की वो 2012 में 56.4% थी। आप खुद सोचिए, और भारत का खुद का डेटा ये कहता है 31.2% थी 2012 में। तो वही बात यहाँ लिखी है कि पहले हमें खुद के इन तरह के स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए द शालिग्राम्स एट अयोध्या, इसको मैं बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगी। ये इंडिक फेमिनिज्म का एक एग्जाम्पल है। आप अपने GS4 में लिख सकते हैं, आप अपने essay में लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली क्या हुआ है, 2 लार्ज बोल्डर्स लाए गए हैं 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड, डिस्पैच किए गए हैं टू अयोध्या। कहाँ से लाए गए हैं? गंडकी रिवर एट अ साइट इन मुक्तिनाथ वैली इन नेपाल। तो ये रीजन क्या है बेसिकली, जो मिथिला नरेश यानी कि राजा जनक का जो राज्य था, है ना, उनके एरिया से लाया गया, बिकॉज सीता माता वहां से बिलोंग करती थी, राइट? सो रूल्ड बाय राम्स फादर इन लॉ राजा जनक। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, these stones called shaligrams are considered representations of Lord Vishnu. They are worshipped only by males as per Vaishnavite beliefs. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has chosen, तो ट्रस्ट ने चूज किया है कि हम शालिग्राम से बेसिकली क्योंकि विष्णु जी के ही इनकारनेशन माने जाते हैं लॉर्ड राम, तो इसीलिए बेसिकली इन्हीं से कार्व आउट किया जाएगा दोनों के आइडल, राम और सीता का। तो ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है और ये डिसीजन क्यों है? इट इज डीपली सेक्रेड एंड रीइंफोर्सेस द नैरेटिव ऑफ इटर्नल कॉन्जुगैलिटी ऑफ राम एंड सीता। ओके, के दे आर नॉट सेपरेट, दे आर इनसेपरेबल। अब क्यों, देखिए अभी भी आपको समझ नहीं आया कि इंडिक फेमिनिज्म का क्यों है, क्योंकि अगर आप इंडियन फिलोसफी या फिर आप पुराण और ये सब कुछ जानते हैं, तो जो सिया राम शब्द है, राम सिया राम जय जय राम जो आप सुनते हैं, तो सिया राम के राम और सीता दे आर इनसेपरेबल। वैसे ही जो उपनिषद है उसमें भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि पुरुष और प्रकृति, जो मेल वर्जन फीमेल वर्जन हम समझते हैं, दे आर इनसेपरेबल एज क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स इन अ कॉस्मिक यूनियन एंड डिफाइन कॉन्जुगेशन। तो वही चीज बेसिकली आप कह सकते हैं इंडिक फेमिनिज्म, बिकॉज इंडियन फिलोसफी टॉक्स अबाउट इट, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन हियर। उपनिषद को अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट इंडियन फिलोसफी। यहाँ पे वो बात बोली जा रही है ऑथर द्वारा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप जानते हैं कि एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में सिक्कमीज पीपल हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1026 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बेसिकली सिक्कमीज लोगों के लिए डेफिनेशन है, लेकिन उसमें अभी तक जो बेसिकली ओल्ड इंडियन सेटलर्स जो बेसिकली सिक्किम जाके बसे, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं थे। द मैटर रिलेटेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ ओल्ड इंडियन सेटलर्स हु हैड परमानेंटली सेटल्ड इन सिक्किम, जो उन स्टेट की जो मर्जेंस हुई बेसिकली भारत के साथ, इंडियन यूनियन के साथ 1975 में, उससे पहले जो वहाँ पे इंडियन सेटलर जाके बसे थे, जो ओरिजिनली सिक्कमीज नहीं है, तो वो वाले लोग बेसिकली इसमें सिक्कमीज की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं थे इन द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बोला कि ये एक्सक्लूजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दे आर सिक्किमीज पीपल। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया था? आफ्टर प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ड्रॉप्स फॉरेन ओरिजिन रेफरेंस टू सिक्किमीज नेपालीज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि पहले एक पिटिशन फाइल की गई और उस पिटिशन में एक्चुअली क्या था कि मतलब ऐसे मेंशन था कि फॉरेन ओरिजिन सिक्किमीज नेपालीज, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन फिर उस पिटिशन को अमेंड कर दिया गया बिकॉज इट वाज डेरोगेटरी फॉर नेपालीज जो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, या बाकी और इंडियन ओरिजिन सेटलर जो वहाँ जाके बस गए थे यूनियन से पहले, इंडियन और सिक्किमीज यूनियन से पहले। तो उनके लिए काफ़ी उनकी आइडेंटिटी पे बात थी, तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुई। लेकिन कोर्ट्स ने यहाँ पे कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेसिकली, PV नागरत्ना और MR शाह जी ने ये केस सुना था कि वो उन्होंने जब पिटिशन को अमेंड किया ना, वो हमें हमारे नोटिस में लाए नहीं वो लोग, तो हमने अपनी जो जजमेंट दी फाइनल, वो हमने उसी बेसिस पे दी, जो इनिशियल पिटिशन में लिखा हुआ था उसी के टेक्स्ट पे दे दी। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती नहीं है, दे शुड हैव ब्रॉट दैट टू आवर नोटिस, सो वी आर नॉट एट फॉल्ट इट। लेकिन ऑफ कोर्स फिर इसको रिमूव कर दिया गया है
Okay, so I would read it for you. Therefore, there was no difference made out between the original inhabitants of Sikkim, namely the Bhutia Lepchas, and ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने ये बोला, जब उन्होंने बोला कि देखिए कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी इनकम टैक्स एक्ट के लिए, तो उन्होंने बोला therefore there was no difference made out between the original inhabitants of Sikkim, namely the Bhutia Lepchas, and the persons of foreign origin settled in Sikkim like the Nepalis. तो इस वाले फ्रेज को like the persons of foreign origin settled in Sikkim like the Nepalis इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये इतना न्यूज में था, शायद आपको पता भी हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे इट्स वेरी वेरी पेनफुल। व्हेन आई रेड इट, ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट शॉक्ड कि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा किसी के साथ कोई कर सकता है, सोच भी सकता है करने की। तो पर अगर मैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड अब्यूज, तो अगर आप रिसेंट गुरुग्राम चाइल्ड अब्यूज केस लिखेंगे, यहाँ पे 17 ईयर ओल्ड है लेकिन सारे न्यूज़ चैनल्स पे 14 साल दिखाई गई है बच्ची की उम्र। तो खैर तभी भी 17 साल भी हो तो माइनर ही है, पर जितने भी जगहों पे मैंने देखा है वो 14 साल बताया जा रहा है। पर बेसिकली कहानी है क्या, हम ये अगर पढ़ें, वेरी पेनफुल। ये दीज टू आर अक्यूज्ड, मनीष खट्टर एंड कमलजीत कौर, दे द वंस जिन्होंने बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन की है एक बच्ची की, अपने डोमेस्टिक हेल्प की। तो आई वुड रीड उस बच्ची के शब्द, दे हिट मी विथ स्टिक्स rope, they hit me with a hot iron tong and used a blade to brand marks on my arm and lips. She would burn paper and light a matchstick and poke me with them, ताकि मैं आपको भी जला दूंगी basically. While washing clothes and for household tasks, they would disrobe me. I was given only one meal to eat at night, a small bowl of rice, and often ate leftover food from the dustbin since I was hungry for long periods. So and now these guys are pleading कि हमें अरेस्ट मत करो क्योंकि हमारी 3 साल की बच्ची है। तो वो भी किसी की बच्ची थी जिसके साथ आपने ऐसा किया, just because she could not sometimes finish her work on time. Okay. Disability activist flag Manmohan's shift to RS last row for wheelchair. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2022 के यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आया था, मैं बहुत बार इसका जिक्र करती हूँ कि राइट टू पीडब्ल्यूडीज जो एक्ट है 2016 का, एक स्टैट्यूट ला देने से, एक लॉ लाने देने से सब कुछ नहीं हो जाता। ऑफ कोर्स आपको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू आपको वेबसाइट्स एक्सेसिबल बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे आर नाउ वर्किंग ऑन मेकिंग देयर वेबसाइट्स एक्सेसिबल फॉर पीडब्ल्यूडी people. So a lot has to be done before we actually say अरे लॉ तो आया हुआ है ना, इंडिया इज प्रोग्रेसिव, you know all that, you can't say that. लॉ तो कितनी चीज़ों के लिए आया गया है, लेकिन हम अगर खुद को प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, so a lot has to be done before that. क्योंकि और ये यहाँ पे बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने, एक्टिविस्ट ने बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हमारे मनमोहन सिंह जी, जो राज्यसभा एमपी भी हैं प्रेजेंटली, तो उनकी जो सीट थी वो फ्रंट रो में थी। ओके, लेकिन उनकी सीट को शिफ्ट करना पड़ा, डेजिग्नेटेड सीट को, टू लास्ट रो, क्योंकि अभी वो व्हील चेयर पे है। ऑफ कोर्स इट इज एन एज रिलेटेड मोबिलिटी इशू, वो बात नहीं है। उनको मतलब आगे से जाने में दिक्कत होती थी, तो फाइनली पीछे से आ सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये इसीलिए, लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि डिसेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि इनबॉर्न हो, या फिर किसी को टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे मनमोहन सिंह जी के केस में हम यहाँ देख रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है किसी भी तरह से। तो मतलब एक कोई पब्लिक बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग है, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। ओके, आई होप यू आर एबल टू थिंक अबाउट इट इन दिस फैशन। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, एंड क्रिएटिव सोल्यूशंस टू मेक पब्लिक बिल्डिंग्स मोर एक्सेसिबल आर रिक्वायर्ड। ओके, तो बिकॉज ऑफ सम इंजरी, इलनेस, पब्लिक प्लेसेस इनएक्सेसिबल बन जाते हैं। दैट एग्जैक्टली नॉट द काइंड ऑफ इंडिया जो हम 2047 तक देखते हैं, अमृत काल। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ सोचनी बहुत ज़रूरी है। हम बाकी द हिंदू के आर्टिकल्स अब डिस्कस करेंगे।
अब देखिए बाइडन ने बस इतनी सी बात जो मैंने यहाँ हाईलाइट की है वो बोली है कि आई एम कमिटेड टू वर्क विद चाइना। उन्होंने बोला है कि देखिए मैं चाइना के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट को या वर्ल्ड के इंटरेस्ट को इन्हांस करता है, एडवांस करता है। पर बाकी जैसे कि हमने लास्ट हफ्ते दिखाया, तो इसलिए अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ Zelensky makes strong appeal for British fighter jets. You must know about Leopard tanks of Germany. You must know about Abrams tanks of USA. You must know about British tanks, NATO fighter jets. ये सारी चीज़ें ओके, ब्रिटिश फाइटर जेट्स बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ये जो चीज़ें ऐड हो रही हैं। आई थिंक दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, स्पेशली लेपर्ड टैंक्स के बारे में, अब्राम्स टैंक्स के कौन सी कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, ये दो वर्ड ही पता होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस ज़ेलेंस्की हैज़ गॉन टू लंदन फॉर अ सरप्राइज विजिट एंड देन ही पिच्ड to the UK masters, UK people who thinks of themselves as masters, although हमारे ही colonial masters हमसे पीछे जा चुके हैं अब। खैर, तो उन्होंने बोला कि we need your fighter jets and all of that। तो फिर वही सारी चीज़ें उन्होंने बोला nothing is off the table, we can do anything and all of that। Okay, Fiji hopes to partner with India in meeting climate action goals. Very important. Okay, क्यों? क्योंकि फिजी में ना हर कोई अपना स्टेक डाल रहा है। चाइना, लुक एट चाइना, चाइना बहुत ज़्यादा फिजी में अपनी इक्विटी डाल रहा है, मतलब काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है फिजी को अपनी तरफ कर रहा है, क्योंकि पैसिफिक आइलैंड्स है ना, तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग पैसिफिक आइलैंड्स, least developed countries, you should be preparing India and South American relations, you should be preparing से अभी हमने जैसे देखा था जो प्रवासी भारतीय दिवस में है ना, गयाना के प्रेसिडेंट, सरीनाम के प्रेसिडेंट आए थे, तो you should be preparing India's relations with them, you should be preparing India's relations with say other global south countries, with Egypt since he was the president of Egypt was the chief guest for our Republic Day। A very very इंट्रिकेट हिंट फॉर यू कि आपको पेपर के लिए किस देश के साथ इंडिया के रिश्ते को प्रिपेयर करना है। तो आप इजिप्ट पढ़ेंगे तो आप मिडल ईस्ट भी पढ़ेंगे, आप अफ्रीका भी पढ़ेंगे भारत के केस में। तो यहाँ पे फिजी भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर एक होलिस्टिक क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो रिश्ता है वो अब केवल यूएस, चाइना, इस तरह के बड़े देशों तक नहीं सीमित, हम अपना जो भारत, वो तो सबसे पहले G20 की हमने जब प्रेसिडेंसी ली है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ, सो गिव दैट डायमेंशन, देन गिव फिजी का डायमेंशन, देन गिव रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट का डायमेंशन, ऑल ऑफ दैट, गिव मॉलडीव्स का डायमेंशन, हाउ गिव सरीनाम का डायमेंशन। तो ये दिखाता है कि भारत का फोकस कहाँ है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि इन देशों के बारे में कोई फालतू नहीं बोल सकता ना। तो जाए भाड़ में अपनी रावेलरी में लगे रहते हैं जो यूएस, चाइना, हम उससे आगे, हम उससे आगे। इंडिया की अपनी सॉफ्ट पावर है, वी विल फोकस देयर। ओके, वी विल टॉक टू उन लोगों से, हम बात करेंगे जो सिर्फ यूएस वहां जा रहा है क्योंकि चाइना वहां पे जा रहा है, चाइना वहां जा रहा है क्योंकि यूएस वहां जा रहा है। इन चीज़ों के परे जो सच में फिजी, मोल्डीव्स, इन तरह के देशों की भलाई चाहते हैं, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू व्हाट दीज कंट्रीज आर गोइंग थ्रू। वी हैव हैड अ वेरी एंटीक रिलेशन विद फिजी, क्योंकि बहुत सारे लोग भारतीय जो थे, जो उस समय पे इंडेंचर्ड लेबर्स हुआ करते थे, तो वो फिजी भी गए थे। तो आप जब इनका नाम पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ फिजी विल सीक क्लोजर रिलेशंस विद डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो देखिए फिजी के ऑफिशियल ने बोला है कि हम और क्लोज रिश्ता करना चाहते हैं बाकी डेमोक्रेसीज के साथ, जैसे भारत। ठीक है, तो ये 5 डे विजिट पे आए हैं। तो इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है, आप जानते हैं, G20 का, तो उसके ही तहत बेसिकली, और इंडिया बेसिकली चाहता है, कमिट करता है कि हम इंडियन सपोर्ट देंगे फिजी को फॉर इट्स एनर्जी ट्रांजिशन। सभी एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, तो उनको तो डेवलप होने का टाइम है उनका, आप उनसे एनर्जी ट्रांजिशन में सारा पैसा लगवा देंगे। सो वी विल बी सपोर्टिंग देम इन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप कभी नहीं करते सो कॉल्ड एडवांस्ड देश। नेवर, दे वुड नेवर डू दैट। Building of climate smart infrastructure, we will contribute in these particular things. Okay, over the past 15 years, Fiji had not promoted ties with other democracies in the way that it should have been. तो 15 साल काफ़ी दिक्कत होगी। अब ये क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि इनसे पिछली जो सरकार थी, उन्होंने शायद डेमोक्रेसीज, बाकी इन तरह की कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करने में कोई योगदान नहीं दिया होगा। तो सरकार चेंज हुई है फिजी में, एंड हेंस दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो व्हेन यू सी our countries
आर ऑफिशियल्स गोइंग अब्रॉड एंड टॉकिंग के पिछले 8 साल में ये बढ़ाई हुई है, तो यू गेट टू नो दैट दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स. ओके, दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीपल पिच फॉर देयर पावर. तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं. कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द इंडो पैसिफिक रीजन. अगेन इंडो पैसिफिक के फोल्ड में ये इंडो पैसिफिक का जो टर्म है कितना एक्सपैंड होता जा रहा है. कनाडा इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक, फ्रांस इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक, इंडिया ऑफ कोर्स लाइज एट द सेंट्रलिटी ऑफ द वर्ड इंडो पैसिफिक, यूएसए हैज ऑलवेज बीन देयर, quad. China is concerned about Indo-Pacific. Fiji now is into Indo-Pacific. Spain is talking about it. Italy is talking about it. EU is talking about it. So Indo-Pacific is the new theater command of this entire world, where the most significant events of this entire world would take place. All right. इंडिया डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइना कंसर्न्स. तो देखिए इतने पिछले 2-3 सालों में जो सरकार है उन्होंने ये चीज़ एडमिट नहीं किया है. अभी रिसेंटली बहुत ऑपोजिशन से डिमांड थी दैट एक डिस्कशन होनी चाहिए चाइना कंसर्न पे, तवांग क्राइसिस के बाद स्पेशली. तो कोई डिस्कशन हुई नहीं और ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की जाती कि चाइना की तरफ से कोई थ्रेट है, और इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है. तो फाइनली अब एस जयशंकर जी ने ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली नहीं कहा है, पर इनडायरेक्टली तो इसका यही हम मतलब निकालेंगे कि इंडिया के लिए चाइना एक कंसर्न है. ये बोल देने से ही कि हम वी आर वर्किंग ऑन इट, कंसर्न है लेकिन हम उस पर ध्यान दे रहे हैं. तो हम कैसे ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं भूटान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, म्यांमार में, जो हमारे नेबरिंग देश हैं सारे, पाकिस्तान को छोड़ के, बिकॉज वी नो दैट चाइना इज कंसर्न फॉर अस. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. Mr. Jaishankar also told journalists that work began, और साथ ही में देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने यहाँ पे कि to strategically important 135 किलोमीटर त्रिशूल डुंगटी फुकचे देमचौक रोड है लद्दाख में, इट इज़ ऑन गोइंग, इस पे हम काम कर रहे हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है. फ्रेश डिमांड टू रीनेम लखनऊ टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स. तो देखिए एक डिमांड आ रही है कि जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल, यूपी स्टेट कैपिटल, उसको लखनऊ से लखनपुर या लक्ष्मणपुर कर देना चाहिए. तो ये कहाँ डिमांड, ये ऑफ कोर्स ये डिमांड पूरी करने के लिए तो केंद्रीय सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का नाम, स्टेट की बाउंड्री, स्टेट की कैपिटल, ये सारी चीज़ें केंद्रीय सरकार देखती है. लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, डिस्ट्रिक्ट्स ये सब कौन चेंज कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है. तो स्टेट गवर्नमेंट में भी बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को रीनेम करने की बात चल रही है, जैसे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को विश्वामित्र नगर बना कर देना चाहिए. ओके, तो ये चीज़ आपको बेसिक डिफरेंस, क्योंकि इस तरह की डिमांड्स उठ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए. अब देखिए ये हम मिस गौरी के बारे में देख चुके हैं कल. कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ एल्डरमैन राइट टू वोट से सुप्रीम कोर्ट. तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ना ही केवल एक एंटायर स्टैट्यूट वाली चीज़ है कि आपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को राइट टू वोट दे दिया, बल्कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड नहीं करता इस चीज़ के लिए. जो एमसीडी हमने ड्रामा डिस्कस किया पूरा, आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी एंड ऑल दैट, तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज हियरिंग दिस केस. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी द राइट टू वोट इन मीटिंग्स while issuing notice to LG and the pro tem presiding officer of the MCD in a petition. तो ये सब कुछ हुआ है. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल की यहाँ पे रेफरेंस हुई है. ही सेड दैट द प्रोटम प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो टेम्परेरी बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो पहली मीटिंग के लिए बनाए जाते हैं, उन्होंने अलाउ किया नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट करना, विच वॉज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 243 आर क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ना ही केवल आप स्टैट्यूट के अगेंस्ट जा रहे हैं जो एमसीडी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, आप बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट जा रहे हैं. देखिए वैसे तो खैर एमसीडी के रूल्स अलग होते हैं, बट स्टिल नॉमिनेटेड मेंबर्स को ये तो वॉइड अब अनिशियो था. एंड अपील टू मार्क February 14 एज काउ हग डे. खैर इसमें भी देखिए हम इसकी दोनों साइड्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें हर इशू की दोनों साइड्स पता होनी चाहिए. पर आपके लिए दोनों साइड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक साइड यहाँ से अपने एग्जाम्पल के रूप में से एक्सट्रैक्ट करनी है. ओके, तो हम देखेंगे. तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखिए February 14 जो वैलेंटाइंस डे है उसको काउ हग डे बनाना शुरू करना चाहिए. ये अपील की है पब्लिक को.
okay, कि you should be embracing cows because you know this would bring emotional richness and increase individual and collective happiness. ठीक है, तो ये आप अपने ethics में इस तरह की चीजें लिख सकते हैं. लेकिन डेयरी फार्मर्स का कहना है, अब हम प्रैक्टिकलिटी दूसरा देख लेते हैं. देखिए, कई चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो होती हैं अच्छी. अब इसको पढ़ते ही फर्स्ट पैराग्राफ अगर पढ़ देंगे तो आप कहेंगे अरे वाह, वेरी गुड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. लेकिन फिर हम जो असल में डेयरी फार्मर्स हैं उनके मुंह से सुने, उनका ये कहना है कि यू नो जब लंपी स्किन डिसीज आई, इतना कुछ हुआ, तो जब थाउजेंड्स ऑफ काउज मर गई तब हमें सपोर्ट चाहिए था, आपने हमें कोई हेल्प नहीं की उस समय पे. तो ये बेसिकली फिर उनका भी, लेकिन आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया रूरल इकोनॉमी पे निर्भर है और उसकी सेंट्रलिटी पे गौ माता जो हम बोलते हैं वो लाया करती हैं. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो. ओके, आई मस्ट डिस्कस ब्रीफली कि यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे एक सजेशन है जो मुझे लगता है कि ऑल्दो आई रेड इट अपने लिए क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल है ये, लेकिन आपको जो कोलिजियम सिस्टम की ओपेकनेस कि कहीं ना कहीं जो विक्टोरिया गौरी की जो एक एडवोकेट को एडिशनल जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट की तरह एलिवेट किया गया, उनका जो केस हमने कल डिस्कस किया, वो दिखाता है कि सच में कोलिजियम सिस्टम ओपेक है. क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि थोड़ा सा लीवे मिल रहा था यू नो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव की काफ़ी प्रेशर है. ये ऐसा एडिटोरियल कहते हैं. और गौतम भाटिया जी आप जानते हैं बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि हमें बाकी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए. ओपेसिटी को अगर हमें डील करना है तो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका और कीनिया. इस तरह की सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि सारे नाम पहले ही पब्लिक हो जाते हैं. यू नो नेम्स आर पब्लिकली नोन बिफोर द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. तो इससे क्या होता है, जब पब्लिकली है तो किसी को भी कोई भी दिक्कत है, किसी को पता है अगर कि किसी ने कोई हेट स्पीच की है कभी या कुछ भी इस तरह का, तो दैट वुड कम टू लाइट, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. इधर क्या हुआ गौरी जी के केस में, ये हेट स्पीच वाला अपॉइंटमेंट के बाद आया, तो वो इसलिए आया ना क्योंकि इंडिया के केस में क्या होता है कि नेम्स आर मेड पब्लिक ओनली वंस दे आर अपॉइंटेड, है ना. ऑल्दो इसके भी नेगेटिव्स हैं, पर आप एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हैं, एक पॉइंट तो आपका बन ही जाता है. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.